नमस्कार दोस्तों, पीकेपी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सब जीके जीएस के टॉप 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आने वाले किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक अवश्य देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए जाएंगे दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, इसलिए आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लेंगे ताकि एग्जाम में आने पर इन सभी में से एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। तो फर्स्ट नंबर देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो पहला नंबर का आंसर हो जाएंगे दोस्तों, सांची का स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाया था। याद रखेंगे, सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। अशोक किस वंश का शासक था? तो आपको बतलाना है दोस्तों, अशोक मौर्य वंश का शासक था। अब बात आया है मौर्य वंश का, तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखेंगे दोस्तों, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे, इस बात को याद रखेंगे। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक कवि रहते थे तो जिसका नाम है मेगास्थनीज। याद रखें दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो लेखक रहते थे उसका नाम क्या है? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज ने कौन सा पुस्तक लिखा था? इंडिका। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार देखने के लिए मिलते हैं कि मेगास्थनीज किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुए थे दोस्तों? तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो उत्तराधिकारी हुए थे वो हुए थे बिंदुसार। याद रखेंगे। और बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन थे? तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी सम्राट अशोक, जिसके बारे में हम सब पढ़ रहे हैं अभी। तो याद रखेंगे, फिर से अच्छी तरीके से समझाते हैं। मौर्य वंश के संस्थापक हो जाएंगे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो शासक बना, कौन बना? बिंदुसार। और बिंदुसार के बाद शासक कौन बना? अशोक। उसके आगे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने करवाया था? तो आपको बतलाना है दोस्तों, भारत में शिलालेख का प्रचलन अशोक ने करवाया था। इसके साथ साथ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे दोस्तों? तो आपको बतलाना है, अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति जेम्स प्रिंसेप थे। कौन थे दोस्तों? जेम्स प्रिंसेप। और कब पढ़ा था अशोक के शिलालेख को? 1837 में। याद रखेंगे, 1837 में पढ़ा गया था। उसके साथ साथ ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए महेंद्र और संघमित्रा को कहाँ भेजा था? तो आपको बतलाना है, श्रीलंका। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने बेटे महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। साथ साथ आप ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे, अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो आपको बतलाना है दोस्तों, अशोक मगध की गद्दी पर 269 ईसा पूर्व में बैठा था। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिली है। याद रखेंगे दोस्तों, जितना भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बतलाते हैं ये सब भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इन सभी क्वेश्चन को भी आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है दोस्तों, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखेंगे, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। मुगल वंश का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1206 में। याद रखेंगे, कब हुआ था? 1206 में। किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो आपको बतलाना है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक महमूद गौरी का गुलाम था। और इसका मृत्यु कब हो गया था दोस्तों? 1210 में, पोलो खेलते समय। याद रखेंगे, घोड़े से गिरकर। उसके साथ साथ आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो गुलाम वंश के संस्थापक हो जाएंगे बाबर। क्या हो जाएंगे दोस्तों? माफ़ कीजिएगा, हमें गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके आगे यदि क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, मुगल वंश का संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो आपको बतलाना है, मुगल वंश के संस्थापक हो जाएंगे बाबर। कौन हो जाएंगे? आपको बतलाना है दोस्तों, बाबर। और अभी जस्ट पहले, थोड़ी देर पहले पढ़े हैं हम सब, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखेंगे,
मौर्य वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य। और गुप्त वंश के संस्थापक यदि पूछेंगे दोस्तों, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, तो आपको बतलाना है श्री गुप्त, याद रखेंगे श्री गुप्त। उसके आगे यदि क्वेश्चन पूछेंगे विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो हरिहर तथा बुक्का, याद रखेंगे हरिहर तथा बुक्का दोनों भाई ने विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? बहलोल लोधी, याद रखेंगे कौन थे? बहलोल लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लावनी तथा तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, लावनी तथा तमाशा महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है, इस बात को याद रखेंगे। डांडिया पूछेंगे तो क्या बतलाएंगे दोस्तों? गुजरात। कहाँ बतलाना है दोस्तों? गुजरात बतलाना है आपको। अगला क्वेश्चन यदि बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये मुख्यालय वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अक्सर एग्जाम में एक क्वेश्चन मुख्यालय से संबंधित देखने के लिए मिलते हैं, इसलिए आप मुख्यालय से संबंधित क्वेश्चन जितने भी बनते हैं उसको अच्छी तरीके से याद करेंगे। तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? न्यूयॉर्क में, याद रखेंगे। WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में। कहाँ स्थित है दोस्तों? WTO का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। WHO का पूछेंगे तो इसका भी बतलाना है, जेनेवा में। ILO का पूछेंगे दोस्तों, इसका भी कहाँ मुख्यालय स्थित है? जेनेवा में, याद रखेंगे। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है, याद रखेंगे। और IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका भी मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किसने किया था, अर्थात मनसबदारी प्रथा किसने चलाया था? तो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, मनसबदारी प्रथा अकबर ने चलाया था, याद रखेंगे। मनसबदारी प्रथा किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था। अकबर से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं अकबर का जन्म कब हुआ था, तो आपको बतलाना है 1542 ईस्वी में। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था दोस्तों? तो अकबर का राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में हुआ था, याद रखेंगे। अकबर के द्वारा किए गए महान कार्य अब देख लेते हैं, जिससे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया था? तो याद रखेंगे 1562 ईस्वी में। दास प्रथा का अंत कब किया था दोस्तों? 1562 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कब किया था? 1563 ईस्वी में। जजिया कर की समाप्ति कब किया था दोस्तों? 1564 ईस्वी में। इसके अलावा क्वेश्चन पूछेंगे, अकबर ने फतेहपुर सीकरी का स्थापना कब किया था? तो आपको बतलाना है 1571 ईस्वी में, याद रखेंगे। इबादत खाने का स्थापना कब किया था दोस्तों? तो आपको बतलाना है इबादत खाना का स्थापना 1575 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1575 ईस्वी में। इसके साथ साथ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इबादत खाना में सभी धर्मों को प्रवेश की अनुमति कब मिली थी? 1578 ईस्वी में। दीन ए इलाही धर्म का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1582 ईस्वी में, याद रखेंगे। और अकबर ने मजहर की घोषणा कब किया था? 1579 में, याद रखेंगे 1579 ईस्वी में। तो अकबर से संबंधित ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। इस भी आप अच्छी तरीके से इन सबको याद कर लेंगे। उसके आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं। इसमें देखिएगा दोस्तों, मिसप्रिंट है, माफ़ कीजिएगा। गुरु तेग बहादुर का वध किसने करवाया था? ये हो जाएंगे दोस्तों, गुरु तेग बहादुर का वध किसने करवाया था? वध हो जाएंगे। तो ये याद रखेंगे दोस्तों, गुरु तेग बहादुर का वध औरंगजेब ने करवाया था, याद रखेंगे। गुरु तेग बहादुर का वध किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। इसके साथ साथ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गुरु अर्जुन देव का वध किसने करवाया था? जहांगीर ने। अब आते हैं सिख धर्म से संबंधित कुछ जानकारियाँ इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि गुरु तेग बहादुर और गुरु अर्जुन देव ये सिख धर्म के गुरु थे। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक। कौन थे दोस्तों? गुरु नानक, याद रखेंगे। और गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी में तलवंडी लाहौर पाकिस्तान में गुरु नानक का जन्म हुआ था। और इसका निधन कब हुआ था दोस्तों? 1539 ईस्वी में, याद रखेंगे। सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए थे दोस्तों? सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए थे। और अंतिम गुरु अर्थात 10वां गुरु कौन थे? गुरु गोबिंद सिंह, याद रखेंगे दोस्तों। कौन थे?
गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे, याद रखेंगे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? गुरुद्वारा। किस नाम से दोस्तों? गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन का बात करते हैं दोस्तों। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, चीन में लाल क्रांति 1949 में हुई थी। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी दोस्तों? 1949 में हुई थी, याद रखेंगे। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 ईस्वी में, 2022 में, याद रखेंगे। उसके आगे सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों 1930 में। उसके आगे यदि क्वेश्चन पूछेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? 1942 में। सिपाही विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? 1857 में। प्रथम विश्व युद्ध का बात कर लेंगे तो 1914 से लेकर के 1918 तक, और दूसरा विश्व युद्ध का बात कर लेंगे दोस्तों 1945 से लेकर के 1949 तक, याद रखेंगे दोस्तों। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1945 से 1939 से लेकर के 1945 ईस्वी तक, याद रखेंगे। 1939 से 1945 तक, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, इस जगह हमें बोलने में मिस्टेक हो गया था। तो इन सभी क्वेश्चन को आप सब अच्छी तरीके से याद रखेंगे, यहाँ सभी क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। अगला क्वेश्चन यदि बात कर लेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विश्व का सबसे छोटा सा देश कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, विश्व का सबसे छोटा सा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी, याद रखेंगे। कौन सा हो जाएंगे दोस्तों? वेटिकन सिटी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है दोस्तों? रूस, याद रखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? रूस। और जनसंख्या की दृष्टि से वर्तमान समय में सबसे भारत देश कौन सा हो गया दोस्तों? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? भारत, याद रखेंगे। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, सबसे छोटा देश कौन सा हो जाएंगे? वेटिकन सिटी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश भारत, याद रखेंगे। उसके आगे यदि बात कर लेते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद थी, याद रखेंगे। कहाँ थी दोस्तों? फैजाबाद थी। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? कोलकाता। कहाँ थी? कोलकाता। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी? 1912 में। उसके आगे क्वेश्चन यदि पूछ लेंगे दोस्तों, तो मराठा साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? रायगढ़। कहाँ बतलाना है दोस्तों? रायगढ़ बतलाना है। उसके आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इराक की मुद्रा का नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, इराक की मुद्रा का नाम क्या है दोस्तों? दिनार। क्या है? इराक की मुद्रा क्या है? दिनार। यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम क्या है दोस्तों? यूरो, याद रखेंगे। उसके आगे इंग्लैंड की मुद्रा का नाम क्या है? पाउंड। और अमेरिका की मुद्रा क्या है दोस्तों? डॉलर, याद रखेंगे। और भारत की मुद्रा रुपया। क्या बतलाना है दोस्तों? रुपया। उसके अलावा यदि क्वेश्चन पूछेंगे, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स, याद रखेंगे। क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स। उसके आगे यदि क्वेश्चन देख लेते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ध्वनि तरंगे नहीं गुजर सकती हैं, अर्थात ध्वनि तरंगे किस माध्यम से होकर यात्रा नहीं कर सकती हैं? तो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, निर्वात से होकर के। ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर के नहीं चल सकती हैं। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस माध्यम में होता है दोस्तों? ठोस में। उसके बाद किस में होता है? द्रव में। उसके बाद किस में होता है? गैस में, याद रखेंगे। तो सबसे अधिक ध्वनि का वेग ठोस माध्यम में होता है, सबसे कम हो जाएंगे दोस्तों गैसीय माध्यम में। और किस माध्यम से होकर ध्वनि तरंग नहीं गुजर सकती हैं? तो निर्वात से, याद रखेंगे। ध्वनि तरंगे 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, अवश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अवश्रव्य तरंग की तरंग दैर्घ्य कितना हर्ट्ज के बीच में होता है दोस्तों? तो आपको बताना है। अवश्रव्य तरंग की आवृत्ति परिसर कितना से कितना होता है दोस्तों? तो आपको बताना है 20 हर्ट्ज से कम, याद रखेंगे। 20 हर्ट्ज से कम अवश्रव्य का बताएं। श्रव्य का पूछेंगे, श्रव्य का आवृत्ति परिसर कहाँ से कहाँ तक होता है? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। उसके आगे यदि बात कर लेंगे दोस्तों कि पराश्रव्य का बात करेंगे, पराश्रव्य तरंग का आवृत्ति परिसर कहाँ से कहाँ तक होता है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक, याद रखेंगे। 20,000 हर्ट्ज से क्या होता है दोस्तों? अधिक होता है। उसके आगे यदि बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
ध्वनि के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ध्वनि के अध्ययन को कहते हैं दोस्तों एकॉस्टिक्स। क्या कहते हैं? एकॉस्टिक्स। और वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है दोस्तों? तो वायु में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकंड। याद रखेंगे कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड। इसके अलावे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच कम से कम कितनी मीटर की दूरी होनी चाहिए दोस्तों? तो आपको बतलाना है 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश, यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो आपको बतलाना है दोस्तों, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है, याद रखेंगे। उसके आगे भी क्वेश्चन पूछेंगे, भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन थे दोस्तों? राकेश शर्मा। कौन थे दोस्तों? राकेश शर्मा। उसके आगे देख लेते हैं दोस्तों, ऊपर से देखने पर अर्थात अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसा दिखाई दिया था दोस्तों? नीला। याद रखेंगे, इसलिए पृथ्वी को हम नीला ग्रह भी कहते हैं। जल की उपस्थिति के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए पृथ्वी कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 13 नंबर, कहता है ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित हैं। हैदराबाद को किस ऑपरेशन के तहत भारत में विलय किया गया था दोस्तों? तो हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में मिलाया गया था। याद रखेंगे, किसने चलाया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। जुर्बा शहर किसे कहा जाता है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुर्बा शहर के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित हैं? तो आपको बतलाना है दोस्तों, मूसी नदी के किनारे स्थित हैं। हैदराबाद का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? भागीनगर। याद रखेंगे, हैदराबाद का प्राचीन नाम क्या है? भागीनगर। उसके आगे सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित हैं? हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, बल्ब का तंतु किसका बना होता है? आपको बतलाना है दोस्तों, बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का संकेत क्या होता है? W। और परमाणु संख्या कितना होता है दोस्तों? 74। याद रखेंगे, टंगस्टन का संकेत W, परमाणु संख्या 74 हो जाएंगे। उसके अलावा यदि क्वेश्चन पूछेंगे, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती हैं? अक्रिय गैस भरी जाती है दोस्तों। अक्रिय गैस के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? आर्गन का। और यदि आर्गन ऑप्शन में ना रहे तो आपको बतलाना है विद्युत बल्ब के अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती हैं। उसके अलावा यदि देखें क्वेश्चन दोस्तों, धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? गोल्ड को कहा जाता है धातुओं का राजा। और गोल्ड का संकेत पूछेंगे तो Au होता है। परमाणु संख्या कितना होता है दोस्तों? 79 होता है। सबसे तन्य धातु पूछेंगे तो क्या बतलाना है दोस्तों? गोल्ड होता है। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती हैं, याद रखेंगे। उसके आगे विद्युत का सबसे अच्छा चालक धातु पूछेंगे तो आपको बतलाना है दोस्तों, चांदी। क्या होता है? चांदी अर्थात सिल्वर। इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 47 होता है। उसके अलावा यदि क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर, तो 15 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, कपास की खेती के लिए आदर्श मिट्टी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, कपास की खेती के लिए आदर्श मिट्टी काली मिट्टी है। कौन सी दोस्तों? काली मिट्टी है। और काली मिट्टी को ही हम क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी। याद रखेंगे, क्या कहते हैं? रेगुर मृदा, काली मृदा को ही हम कहते हैं, याद रखेंगे इस बात को। उसके अलावा यदि बात करेंगे दोस्तों, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। क्या कहते हैं दोस्तों? पेडोलॉजी कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मिट्टी कटाव का मुख्य कारण क्या है? तो याद रखेंगे दोस्तों, वन की कटाई। क्या हो जाएंगे? वनों की कटाई। उसके अलावा यदि देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम किसने कहा था? तो 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम BD सावरकर ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके आगे यदि क्वेश्चन पूछेंगे, 1857 के क्रांति का प्रमुख नेता कौन थे दोस्तों? मंगल पांडे। क्या हो जाएंगे दोस्तों? मंगल पांडे, इस बात को याद रखेंगे। उसके अलावा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1857 के क्रांति का प्रतीक क्या था? रोटी और कमल। याद रखेंगे, क्या था दोस्तों? रोटी और कमल 1857 के क्रांति का क्या था? प्रतीक था।
उसके अलावा यदि क्वेश्चन पूछेंगे 1857 की क्रांति में बिहार से नेतृत्व किसने किया था, कुंवर सिंह ने बतलाना है दोस्तों। लखनऊ से पूछेंगे बेगम हजरत महल। उसके आगे कानपुर से पूछेंगे तो नाना साहब और तात्या टोपे। दिल्ली से पूछेंगे दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था, बहादुर शाह जफर द्वितीय, याद रखेंगे दोस्तों, बहादुर शाह जफर द्वितीय। उसके अलावा यदि बात करेंगे 1857 के क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था दोस्तों, चर्बी वाला कारतूस, याद रखेंगे चर्बी वाला कारतूस। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप किस देश से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप ब्रिटेन से लिया गया है, याद रखेंगे। उसके अलावा यदि क्वेश्चन पूछेंगे मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हैं दोस्तों, तो मौलिक अधिकार लिए हैं अमेरिका से। उसके अलावा क्वेश्चन पूछेंगे दोस्तों नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है, तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। आपातकाल की स्थिति कहाँ से लिया गया है दोस्तों, तो जर्मनी से। कैसे बताएंगे दोस्तों, जर्मनी से बतलाना है। उसके साथ साथ संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा यदि बात करेंगे कि मौलिक अधिकार तो बता दिए हैं अमेरिका से, लेकिन मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है दोस्तों, तो सोवियत संघ रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। उसके अलावा यदि देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला कौन सा राज्य है। तो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है, राजस्थान, याद रखेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है, तो याद रखना है रेड क्लिफ। भारत और चीन के बीच पूछेंगे दोस्तों, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है, मैकमोहन लाइन, याद रखेंगे मैकमोहन लाइन। उसके आगे यूएसए और कनाडा के बीच पूछेंगे दोस्तों, तो 49 डिग्री समांतर रेखा, क्या बतलाएंगे दोस्तों, 49 डिग्री समांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन यदि देखते हैं, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों, राजस्थान। कौन सा है, राजस्थान। यह क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो आपको बतलाना दोस्तों, विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियल झील है। और भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है दोस्तों, बुलर झील, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी दोस्तों, सांभर झील, याद रखेंगे, ये राजस्थान में स्थित हैं। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित हैं। डल झील जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो आपको बतलाना है दोस्तों, सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई, बेबीलोन में हुई थी। उसके अलावा यदि क्वेश्चन पूछेंगे सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था दोस्तों, तो 326 ईसा पूर्व में। कब किया था, 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार किया था दोस्तों, तो आपको बतलाना है ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। उसके अलावा यदि क्वेश्चन पूछेंगे सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी, तो 323 ईसा पूर्व में। क्या बतलाना दोस्तों, 323 ईसा पूर्व में 33 वर्ष की अवस्था में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था दोस्तों, अरस्तु, याद रखेंगे। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था दोस्तों, अरस्तु। तो इन सभी क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे, याद रखेंगे, ताकि एग्जाम में यदि आए तो आपसे छूटे ना। यदि आपको मेरी पढ़ाई पसंद आ रही है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि एक वीडियो बनाने के पीछे काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमें अगला वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। अगला क्वेश्चन यदि देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आँखों के लिए सबसे अच्छा विटामिन कौन सा है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएंगे आँखों के लिए सबसे अच्छा विटामिन कौन सा है, विटामिन ए, याद रखेंगे। क्या हो जाएंगे, विटामिन ए। विटामिन का खोज किसने किया था दोस्तों, फंक ने। किसने किया था, फंक ने किया था, याद रखेंगे।
जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? बी तथा सी। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ए, डी, ई, के। याद रखेंगे ए, डी, ई, के। क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। याद रखेंगे विटामिन ए का क्या हो जाएंगे? रेटिनॉल। विटामिन बी1 का पूछेंगे थायमिन। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। रासायनिक नाम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये क्वेश्चन याद रखना ही पड़ेंगे, याद रखेंगे। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी बताए? रतौंधी। विटामिन बी1 की कमी से क्वेश्चन पूछेंगे दोस्तों, तो बेरी रोग। विटामिन सी की कमी से एस्कॉर्बिक, याद रखेंगे दोस्तों एस्कॉर्बी होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो हड्डी कमज़ोर हो जाते हैं, याद रखेंगे। उसके अलावा विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है और विटामिन के की कमी से हो जाएंगे दोस्तों रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो विटामिन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इन सभी बातों को आप ज़रूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि देख लेते हैं, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राज्यसभा की 1/3 जगह को भरने के लिए प्रत्येक कितने वर्ष बाद चुनाव होता है? तो राज्यसभा के 1/3 सदस्य को भरने के लिए प्रत्येक 2 वर्ष के बाद चुनाव होता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना होना चाहिए दोस्तों? 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएंगे दोस्तों, राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता है, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, यह कभी भी भंग नहीं होता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? 25 साल कम से कम। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल पूछेंगे दोस्तों, 5 वर्ष होता है। जनता का सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा को कहा जाता है। उसके आगे यदि बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों, कहता है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 1 दिसंबर को। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो आपको बतलाना है 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। उसके आगे विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस तो बतलाना है 28 फरवरी को मनाया जाता है। सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। और विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। इन सभी क्वेश्चन को याद रखेंगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बार बार देखने के लिए मिलते हैं। वैलेंटाइन डे कब मनाया जाता है दोस्तों? 14 फरवरी को। और रोज डे पूछेंगे तो 12 फरवरी को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, आयरन की कमी से एनीमिया होता है। क्या होता है दोस्तों? एनीमिया होता है आयरन की कमी से। विटामिन ए की कमी से दोस्तों रतौंधी होता है। इंसुलिन की कमी से क्या होता है दोस्तों? मधुमेह नामक बीमारी होता है। इस बात को भी आप सब याद रखेंगे। उसके आगे यदि बात करते हैं अगला क्वेश्चन का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, राजतरंगिणी के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण, याद रखेंगे। और राजतरंगिणी से किसके इतिहास का वर्णन मिलता है? तो जम्मू कश्मीर के इतिहास का इसमें वर्णन है, याद रखेंगे। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? मेगास्थनीज। व्याकरण के लेखक कौन है? पाणिनि, याद रखेंगे। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। कौन है दोस्तों? चाणक्य। हिस्टोरिका पुस्तक के लेखक पूछेंगे दोस्तों, हेरोडोटस। कंगयूर और तंगयूर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको बतलाना है दोस्तों, तारानाथ। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारी पढ़ाई पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी अवश्य शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।